रात को एक बार फिर से पूरा का पूरा परिवार नींद में चलना शुरू कर देता है। सैरा के हस्बैंड को लगता है कि जिस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है वो अब भी उनकी गोद में है, वो उसे खिला रहे होते हैं। साथ ही सैरा की बेटी को दिखाया जाता है जो सीजर से अपने सारे टेडी बियर्स को काट देती है। सैरा अपने लिए शेक बना रही होती है, इन सबको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। वहीं सैरा के बेटे को दिखाया जाता है जो नींद में पूरी तरह से पैरालाइज है। वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है लेकिन वो मजबूर है, वो चाहकर भी उन्हें आवाज नहीं दे पा रहा होता। और तभी उसकी आंखें खुल जाती है, उसे वहां पर एक साया दिखता है, जिसके बाद सब के सब अपने होश में आ जाते हैं। और जब सैरा अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ अपने बेटे के कमरे में आती है तो वो देखते हैं कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जिसके बाद इस पूरे परिवार को विश्वास हो जाता है कि जो भी इनके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए एक बार फिर से डॉक्टर एलिस के पास जाते हैं। डॉक्टर एलिस पूरे परिवार के टेस्ट लेती है जो पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, लेकिन अब वो फैसला कर लेती है कि वो पूरे परिवार को एक रात के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करेगी। पूरे परिवार को एडमिट कर लिया जाता है और जब सब के सब सो जाते हैं तो डॉक्टर एलिस को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी कैमरे से पूरे परिवार को देख रही होती है। सब सो चुके हैं, सोने के कई घंटे बाद भी सब कुछ नॉर्मल होता है। एलिस कुछ देर के लिए उस कमरे से बाहर जाती है जहां पर वो सीसीटीवी कैमरे पर पूरे परिवार को देख रही थी, और ठीक उसी वक्त उस कमरे को दिखाया जाता है जहां पर सैरा और उसका पूरा परिवार है। एक बार फिर से वो नींद में जाग जाता है। साथ ही सैरा का बेटा जो नींद में पैरालाइज हो चुका है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसे टॉर्चर कर रहा है, उसे बिजली के झटके लग रहे हैं। और जब वो चिल्लाना शुरू करता है तो एलिस और डॉक्टर दोनों के दोनों इनकी मदद के लिए इनके रूम में आ जाते हैं। और जब एलिस रूम के अंदर जाती है तो सैरा का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता हॉस्पिटल में काम करने वाला स्वीपर पीछे से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह यहाँ पर पुलिस आती है और सैरा के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि रात को उसने एलिस को मारने की कोशिश की थी, हालांकि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। इसके बाद सैरा के पूरे परिवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ पर वो स्वीपर जिसने रात को एलिस की जान बचाई थी वो एलिस के पास जाता और कहता है कि अब मैं इस जॉब को नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें भी उस परिवार से दूर रहना होगा। वो उसे कागज देकर चला जाता है और जब एलिस उस कागज को खोलती है तो उसमें नॉक निस्सा लिखा होता है। ये एक ऐसी स्पिरिट होती है जो रात को सोने के बाद इंसानों के करीब आती है और उन्हें किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। एलिस अपने घर पर आने के बाद इंटरनेट पर नॉक निस्सा लिखती है, जिसके बाद उसे पूरी डिटेल्स पता चल जाती है कि ये एक स्पिरिट के बारे में है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर एलिस बहुत छोटी थी और एक रात को जब वो अपने भाई के साथ सो रही थी, जिसे रात को नींद में चलने की आदत थी, तो वो नींद में जाकर अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एलिस उस हादसे के बाद कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अपने भाई की जान बचा सकती थी। और अब एलिस से जानना चाहती है कि सैरा और उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो सबसे पहले सैरा के हस्बैंड को जो जेल में होता उसे जेल से रिहा करवा देती है। वो उसे कहती है कि हमें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जिसे इस बारे में नॉलेज हो। और तभी उसे उस स्वीपर की याद आती है जिसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसे ये इंडिकेट किया था कि ये सब सुपर नेचुरल चीजें हैं। इस आदमी का नाम मेलकॉम होता है और अभी दोनों के दोनों मेलकॉम के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ मेलकॉम से पूछते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है, क्या तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। मेलकॉम कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के साथ हो चुका है जो अब भी जिंदा है। और अभी मेलकॉम के ग्रैंडफादर से मिलते हैं जो इनको बताते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो डीमन मुझे मारता मैंने अपनी आंखों की आईलिड को काट दिया, जिसके बाद कभी मेरी आंखें बंद नहीं हुई और वो डीमन मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ। वो डीमन तुम्हारे बेटे के ऊपर हावी है और जब तक वो तुम्हारे बेटे को मार नहीं देता वो तुम्हारे घर से वापस नहीं जाएगा। अब ये सब के सब सैरा के घर पर आ जाते हैं। इन सबको पता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सैरा के बेटे की वजह से हो रहा है। डीमन उसकी बॉडी पर हावी होता है, जिसके बाद वो पूरे माहौल को कंट्रोल कर लेता है और उसी की वजह से पूरा परिवार रात को नींद में जागता है। ये तय करते हैं कि आज इस सैरा के बेटे को सोने नहीं देंगे। ये सैरा के बेटे को कुछ दवाइयां देते हैं जिससे वो पूरी रात जागता रहता है और डीमन उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता। और अब ये तय करते हैं कि इन्हें किसी न किसी तरीके से डीमन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा और सैरा के बेटे की जान बचानी होगी। एलिस ने अब तक इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली होती है और अपनी रिसर्च के आधार पर वो सबको बताती है कि डीमन हमारी दुनिया में नहीं रहता, उसकी दुनिया दूसरी है, वो दूसरे डायमेंशन में रहता है और ये जो डीमन है ये ख्वाबों की दुनिया का डीमन है और अगर हमें उसे हराना है तो हमें ख्वाबों की दुनिया में जाना होगा, जिसके लिए हम सबको सोना होगा। और इसके बाद इस सब के सब इंजेक्शन लेकर सो जाते हैं और सोने के बाद ख्वाबों की दुनिया में जाने के बाद भी डीमन इन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। सैरा के हस्बैंड को अपने मरे हुए बच्चे की छवि दिखती है, साथ ही यहाँ पर एलिस को अपने भाई की जिसकी बचपन में मृत्यु हो गई थी। सैरा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आदमी होता है जो कंट्रोल में होता है और वो होते हैं मेलकॉम के ग्रैंडफादर। वो जानते हैं कि डीमन अब सैरा के बेटे के ऊपर हमला करेगा, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर डीमन उन्हें भी अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि उन्हें पूरी तरह से पोजेस्ट कर लेता है। वहीं सैरा को दिखाया जाता है जो नींद में अपनी होश और हवास खो चुकी है, उसे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। एलिस इसके सामने उसका भाई होता है, वो उसे अपने गले से लगा लेती है, पर अगले पल उसे एहसास होता है कि ये सच्चाई नहीं है, उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और ये डीमन है जो सब कर रहा है। और जिस पल उसे एहसास होता है वापस अपनी सेंसेस में आ जाती है, भागकर सैरा के बेटे के कमरे में जाती है ताकि उसे बचा सके। वो देखती है कि वहाँ पर मेलकम के ग्रैंडफादर सैरा के बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे बचाने के लिए मेलकम के ग्रैंडफादर को मार देती है और यहाँ पर किसी भी ऐसे इंसान को बचाने का जिसे सपनों का डीमन
मारना चाहता है सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसके बदले कोई और सेक्रीफाइस हो जाए। और यहाँ पर मेलकम के ग्रैंडफादर सेक्रीफाइस हो चुके होते हैं, जिस वजह से सैरा के बेटे की जान बच जाती है। अगली सुबह यहाँ से एलिस को असाइलम ले जाया जाता है, क्योंकि सबको ये लगता है कि एलिस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इस घटना के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि सैरा का बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी डीमन का साया नहीं है। वहीं एलिस को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से अपने घर पर अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड बताता है कि आजकल हमारी बेटी को नींद में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और ये आवाजें ठीक उसी तरह की आवाजें थी जिस तरह से बचपन में एलिस के भाई को सुनाई देती थी। वो समझ जाती है कि डीमन अब उसकी बेटी के पीछे है, लेकिन उसकी बात पर यहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं करता। दरअसल ये डीमन जब सबसे पहले इस दुनिया में आया था तो किसी को एक बुरा सपना, बुरा थॉट आया था, और उसके बाद ये डीमन पैदा हुआ, और आज भी ये इसी दुनिया में है। ये डीमन बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसीलिए सपनों में ये किसी भी रूप में आ सकता है। सबसे पहले बच्चों को अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, उन्हें लालच देता है, और इसके बाद उनके सपनों में उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और धीरे धीरे उन्हें मारना शुरू कर देता है। दरअसल ये डीमन हम सब की जिंदगी में है, जिसमें हमारे अंदर लालच, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है। ये वो चीजें हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर, हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है। इनके चलते ना हम कभी खुश रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुशियां देते हैं, और ये ईर्ष्या और लालच धीरे धीरे हमें मारना शुरू कर देती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म